रिवान वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई तो बच्चों अच्छी चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज न्यू दंगल का हमारा दूसरा दिन है और आपके 7 बजे वाला टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसकी आंसर शीट मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। आप लोग उससे अपनी कॉपी ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, देन 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और बाद में आपको हमें ये ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें से कंप्लीट हुए, कितने से आपको इसमें से आ रहे थे। और मैंने इसको करने का एक तरीका भी आप लोगों को सिखा दिया कि किस तरीके से आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख करके आधे घंटे बाद खुद से करने का प्रयास करें, जिससे देखिए, जब कोई भी चीज़ हम आपको बताते हैं तुरंत आप लोग उसको देखते हैं तो वो दिमाग में आ तो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चों को दिमाग से निकल जाती है, हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन मस्ट है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं किसी भी तरीके से, एनी हाउ कोई भी मेथड अप्लाई करिए, बट आप उसको रिवाइज ज़रूर करिए। चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनते चलना बच्चों। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चालक तार का मतलब यहाँ कंडक्टर से है बच्चों। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्यों फ्लो करता है, उसके फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है प्रोटॉन के द्वारा, मीन्स प्रोटॉन के द्वारा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मीन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉनों द्वारा, न्यूट्रॉन का। फिर आयनों द्वारा, मीन्स आयन के द्वारा। तो आपको पता है बच्चों कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। सो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ओम के नियम का सूत्र है। पूछा जा रहा है बच्चों ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम सबको बच्चे को रटा रहता है, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। वैसे सही बात तो ये है बच्चों कि ओम नाम के साइंटिस्ट ने जो बताया था वो R लिख करके बताया था उन्होंने। ठीक है, वो क्या बताया था थोड़ा ही बताते हैं आप लोगों को। उन्होंने बताया था कि R इज इक्वल टू V अपान आई होता है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो रेशियो होता है सदैव कांस्टेंट होता है, ऐसा ओम ने बताया था। लेकिन जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो V इक्वल टू आई आर हमको यहाँ से बच्चों आकर के मिल जाता है। तो ये V इक्वल टू आई आर जो है यही बच्चों ओम का नियम है, यही ओम्स लॉ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया ओम्स लॉ में कौन सा फार्मूला है, तो I इक्वल टू वी आर नहीं है, V इक्वल टू आई आर, यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर V इक्वल टू आई आर, वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रही होंगी बातें आप लोगों को? अच्छे क्वेश्चन है। अभी आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और बच्चों हमने आपको बताया कि अगर फिजिक्स में 25 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं और उधर 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, केमिस्ट्री में 15 30 और इधर आकर के आप लगभग 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो द बेस्ट होगा, आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आराम से समझते चलिए, आपको आराम से कॉलेज मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। करें विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल ना, जो इलेक्ट्रिक सेल होती है वो स्रोत है, मतलब उसमें से क्या निकलता है, किस चीज़ का स्रोत है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है बच्चों विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का। मीन्स यहाँ बोला विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट उसमें से निकलती है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें से निकलता है, सी वाला ऑप्शन है बच्चों। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, डी वाला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है। तो जो विद्युत सेल होता है, जो इलेक्ट्रिक सेल होती है बच्चों, उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी ही निकलती है, मीन्स विद्युत ऊर्जा ही उसमें से निकलती है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। समझते चलिएगा आराम से बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन को, सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है।
कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध संबंध है। अशुद्ध संबंध का मतलब ये है कि इसमें ऐसा कौन सा रिलेशन है जो करेक्ट नहीं है। लिखा है बच्चों 1 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, लिखा है बच्चों 1 एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलाम। सही है, क्योंकि बच्चों आई इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान समझिएगा रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। I इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Q इज इक्वल टू आपको यहाँ से IT मिल जाएगा ना। तो I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और T मीन्स टाइम, तो I इंटू मतलब वही एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल टू कूलाम लिखा है, तो ये करेक्ट है। लिखा है 1 वोल्ट इंटू एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि ये ही करेक्ट नहीं लग रहा है। देखिए बच्चों कैसे 1 वोल्ट, देखो यहाँ पर आपको फार्मूला जो बता है वो V इक्वल टू आई आर पता है ना, V इक्वल टू आई आर होता है, जबकि यहाँ पर लिखा क्या है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो 1 वोल्ट माने V के साथ I का मल्टीप्लिकेशन होकर के R, मीन्स इसने जो रिलेशन दिया है वो वी आई इक्वल टू आर, ये बोल रहा है, वी आई इक्वल टू आर ये बोल रहा है, जबकि वी आई इक्वल टू आर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये जो है एक करेक्ट रिलेशन नहीं है, यही क्या होगा बच्चों यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग रिलेशन है और हमारे लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने बच्चों को मीन्स अपने दोस्तों को शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है प्रतिरोध, ठीक है, आर इक्वल टू क्या होता है सर? आर इक्वल टू वी अपान आई होता है। देखिए समझिएगा ध्यान से, देखो बच्चों जो R होता है R इक्वल टू वी अपान आई होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर R का मात्रक तो 1 ओम होता है, दूसरा क्या होगा भाई, ये जो हमारे पास V है इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है, और वोल्ट और इसका मात्रक एम्पियर होगा, तो वोल्ट पर एम्पियर इसका मात्रक होना चाहिए। तो वोल्ट पर एम्पियर यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर वोल्ट दिया है, कूलाम पर सेकेंड दिया है, वोल्ट पर कूलाम दिया है, डी ऑप्शन बच्चों वोल्ट पर एम्पियर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों प्रतिरोध के मात्रक का मतलब है रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट पूछ रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की यूनिट 1 ओम होती है, दूसरी वोल्ट पर एम्पियर होती है, तो वोल्ट पर एम्पियर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को नहीं व्यक्त करता? सबसे खतरनाक क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, नहीं व्यक्त करता है, क्योंकि इसमें से एक रिलेशन रॉन्ग होता है, बाकी सब करेक्ट होते हैं, और हम लोग हमेशा ओम के नियम को खोजने लग जाते हैं, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। सो ध्यान से आप लोग समझते चलिए बच्चों। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को नहीं व्यक्त करता है? ओम का नियम क्या है? बार बार हम लोग उसी चीज़ को लिख रहे हैं। ओम का नियम क्या है बच्चों? V इज इक्वल टू आई आर। इसको अगर हम लिखना चाहते तो V का मतलब क्या होता है सर? V का मतलब विभवांतर होता है। V का मतलब क्या होगा? विभवांतर होगा, ठीक है। और ये बराबर कितना होगा बच्चों? धारा के, और गुणे किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के। ये हमारे पास रिलेशन है, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। तो इसका मतलब यहाँ धारा बटे प्रतिरोध बराबर धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक होता है, ठीक है, ऐसा इसमें दिया गया है, ठीक है, ये करेक्ट है। अभी मैंने बोला आपको कि V अपान आई इज इक्वल टू आर होता है, V अपान आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आर। तो R जो है ये कांस्टेंट, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है बच्चों, V अपान आई जो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है, नियतांक होता है। तो I अपान V भी तो कांस्टेंट होगा, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। विभवांतर V इक्वल टू आई आर होता ही होता है, ये भी करेक्ट है। धारा इक्वल टू विभवांतर मीन्स I इक्वल टू ये I इक्वल टू V इंटू आर बोल रहे हैं, तो I इक्वल टू V इंटू आर जो होगा बच्चों ये करेक्ट रिलेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। इंग्लिश में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है? मीन्स यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके सामने गिवन है इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है जो ओम्स लॉ के लिए नहीं सही है। तो धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू रेजिस्टेंस, ये करेक्ट रिलेशन यहाँ पर बच्चों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपके कंसेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाएं और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। विभवांतर का मात्रक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या होता है? तो सबसे छोटा विभवांतर, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन बच्चों विभवांतर मात्रक यंत्र लिखा, हमने गलत पढ़ा, यहाँ पे लिखा बच्चों विभवांतर मात्रक यंत्र। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मापने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं? तो वोल्ट मीटर का पहला लिखा है वोल्टामीटर, फिर लिखा है वोल्ट मीटर, फिर लिखा है एमीटर और लिखा है बच्चों ओम मीटर। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वोल्ट मीटर से बच्चों नापा जाता है, वोल्ट मीटर से नापा जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले जो लिखा हुआ है उसको आप देखेंगे तो वोल्टामीटर लिखा है, उसे आपको नहीं ध्यान देना है, वोल्ट मीटर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एमीटर नापता है। एमीटर जो होता है वो जो एक डिवाइस है, पता है आपको, एमीटर जो होता है उससे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट नापा जाता है, विद्युत धारा जिसको कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है आवेश मीन्स चार्ज, जो कि करेक्ट नहीं होगा। दूसरा है बच्चों विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, ये करेक्ट होगा। विभवांतर भी करेक्ट नहीं होगा, प्रतिरोध भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एमीटर जो होता है बच्चों, एमीटर से हम किस चीज़ को नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अर्थात विद्युत धारा को मापते हैं। सो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा बच्चों प्रतिरोध का मात्रक है। साफ साफ सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको ओम, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था बच्चों। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या, ये सॉरी ये नहीं होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा बच्चों, ओम होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझते चलिएगा आप लोग, प्रतिरोध का मात्रक सर क्या होगा हमारे लिए, ओम होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान है, मीन्स 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर, कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 1 एम्पियर जो होता है मीन्स 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻6 एम्पियर के इक्वल होता है। सो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात को आराम से समझते चलिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, देन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उस पर हम ज़रूर से ज़रूर विचार करेंगे। बट हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि आपको सब कुछ करेक्ट ही बताया जा रहा है, इसमें आपको कहीं कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, 10⁻6 एम्पियर। अगर यहीं पे नैनो एम्पियर बोलता तो क्या होता, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है 1 प्रोटॉन पर विद्युत आवेश होता है। एक प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन मतलब क्या होता है बच्चों, आप जानते हो, प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है एटम का। कह रहे हैं एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, किसी प्रोटॉन पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बच्चों चार्ज होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें आप लोगों को, आराम से आ रही होंगी, कोई समस्या इसमें आपको नहीं हो रही होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोर मत होइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन को सीख के जाइएगा। अभी आप फिजिक्स के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद अभी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आराम से समझते चलिए और करते चलिए, जिससे आपको कहीं कोई समस्या ना हो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन को अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन का मतलब बहुत कुछ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। लिखा है 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा।
चार चार ओम के 4 रेजिस्टेंस है जिनको पैरेलल में ऐड किया गया है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा पूछा जा रहा है। आइए समझते हैं बच्चों। देखो, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसका फार्मूला आपने सीखा है कि सर 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, प्लस 1/r4। ऐसे हम लोग करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रतिरोध दिए गए हैं सब कितने के हैं बच्चों? 4 के हैं ना। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा सर? ये हमें यहाँ पे फार्मूला लगेगा बच्चों 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। यही तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा आपको यहाँ से 1/r इज इक्वल टू, जब आप यूज़ करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4 बार। तो ऊपर देखो सबका हर बराबर है तो हो जाएगा बच्चों 4/4। 4 से 4 कैंसिल होगा बच्चों, तो r इक्वल टू फाइनली हमें यहाँ से 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब 4 प्रतिरोध सबका 4 जो रेजिस्टेंस हैं सबका प्रतिरोध कितना है रेजिस्टेंस का? 4 ओम है। उनको अगर हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, कितना ओम आएगा सर? 1 ओम आएगा। ठीक है, कितना ओम आएगा भाई? 1 ओम आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड कैसे आएगा? एम्पियर सेकेंड बच्चों सोचो, देखो I इक्वल टू क्या होता है? रिलेशन आपको पता है, I इक्वल टू Q/T होता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? Q इक्वल टू अगर आप निकालते हैं यहाँ से तो IT मिलेगा आपको। ठीक है, Q इक्वल टू, ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू आपको यहाँ से कितना मिलेगा? Q इज इक्वल टू IT होता है, ऐसा आपको पता होगा। तो Q का जो यूनिट होता है, एक तो चार्ज है तो कूलाम होता है, दूसरा बच्चों एम्पियर सेकेंड यहाँ पर हो सकता है। तो एम्पियर सेकेंड ही इसने यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा है, विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है, आवेश मीन्स चार्ज की बात कर रहा है, विद्युत धारा की बात कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों कि ये आवेश का मात्रक है मीन्स चार्ज का मात्रक है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? सारे के सारे क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो लॉन्ग हो रहा है बट मुझे पूरा भरोसा है कि स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को सीख करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। सिलिकॉन पदार्थ है। सिलिकॉन जो है वो कैसा मटेरियल है, कैसा मैटर है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से। सुचालक है मीन्स कंडक्टर है। ठीक है, कुचालक है मीन्स इंसुलेटर है। सी ऑप्शन है बच्चों, अर्धचालक है मीन्स सेमी कंडक्टर है। उसके बाद लगा रहा है बच्चों इनमें से कोई नहीं मीन्स नन ऑफ दीज। तो आपको हम बताएं कि जो सिलिकॉन है बच्चों, जो सिलिकॉन है ना वो एक अर्धचालक है अर्थात वो सेमी कंडक्टर है। सो बच्चों यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। लिखा है विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है, कूलाम होता है, वोल्ट होता है और एम्पियर होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी यूनिट सबको पता है सर क्या होती है? कूलाम होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 आएगा बच्चों। धारा का मात्रक है। धारा किस में नापी जाती है भाई? जूल में, एम्पियर में, कूलाम में और कैलोरी में। तो बच्चों धारा जो है आपको पता है कि एम्पियर में मापी जाती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखो जितना प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है। उसमें हमने कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं करा दिया, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन पे उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो होगा बच्चों वो क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर और वहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए था। तो यहाँ पर -1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलाम मीन्स ये ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर क्या होगा 17 में जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऐसे ही आप उसमें भी देख लीजिएगा उतना ही चार्ज होगा। अगर मान लीजिए हमने गलती में वहाँ प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया होगा तो बच्चों उसको आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होगा, बस माइनस लगेगा सामने, और प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होगा, उसमें क्या लगेगा बच्चों, प्लस लगेगा, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज उतना ही होता है, इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो तो हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है बच्चों की R1 व R2 प्रतिरोधों के दो समांतर तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध। हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दो, एक है R1 और एक है R2, दोनों को पैरेलल में ऐड किया गया है, तो कह रहे हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो बच्चों देखो रिजल्टेंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, थोड़ा समझिएगा आप लोग। आपको फार्मूला पता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। हमें r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 1/r इक्वल टू एलसीएम लोगे तो ऊपर जाके R1 प्लस R2 हो जाएगा अपान R1 इंटू R2 हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब जब इसको उलट दोगे तो R इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ से R इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा इसका उल्टा हो जाएगा क्या, R1 R2 अपान में R1 प्लस R2, ये R की वैल्यू आपको मिलेगी। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर करेक्ट दिख रहा होगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मीन्स आपको अगर फार्मूले पता हैं, आपको कंसेप्ट पता है बच्चों, देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कल के वीडियो में एक स्टूडेंट ने हमसे बोला भी था कि सर आप जो है प्रकाश के ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं बच्चों, उसमें जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे सब हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम के पहले से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें उतना हम आपको प्रोवाइड कराएं, जिसकी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है। अगर एक माइक्रो ओम का मान होता है, एक माइक्रो ओम जो होगा बच्चों किसके बराबर होता है, अभी इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 लग जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो बहुत ही आसान सी बात है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों 10⁻⁻6 ओम जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है। मीन्स आपको इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, पावर इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड करने का कौन सा फार्मूला इसमें करेक्ट है, I² इंटू आर, ठीक है, ठीक है, नहीं करता है पूछा है बच्चों, कौन सा नहीं करता है पावर को फाइंड करने का। तो एक पी इक्वल टू VI होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, VI होता है, उसी से डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन वहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें P इक्वल टू एक I² R भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट लिखा हुआ है, यही जो लिखा है IR² यही करेक्ट नहीं, क्योंकि तीनों रिलेशन होते हैं यहाँ पर। देखो कौन कौन सा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। तीन रिलेशन होते हैं, एक P इक्वल टू VI होता है, एक P इक्वल टू बच्चों यहाँ पर एक और होता है P इक्वल टू I² R होता है, और एक होता है P इक्वल टू बच्चों V² अपान R होता है। ये तीन रिलेशन फाइनली हमें मिलते हैं, लेकिन इसमें एक लिखा है IR², एक P इक्वल टू लिखा है IR², ये रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 किलोवाट मात्रक है। किलोवाट जो है किसको नापता है, विद्युत विभवांतर को मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को, विद्युत सामर्थ्य को मीन्स पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को, विद्युत ऊर्जा को मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी को, आवेश को मीन्स चार्ज को नहीं। किलोवाट जो होता है वो वाट के लिए ही, वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर, ये सब बच्चों जो है इलेक्ट्रिक पावर को नापने के लिए, उसके मापने के लिए उसकी यूनिट का यूज़ होता है,
तो किलोवाट मात्रक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों। किलो वाट जो है अलग चीज़ है और किलोवाट घंटा अलग चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। किलोवाट जो है वो अलग है, किलोवाट घंटा अलग है। अगर किलोवाट घंटा यहाँ पर लिखा होता तो उस सिचुएशन में ये विद्युत ऊर्जा को नापता है, इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन केवल किलोवाट लिखा है तो किसको नापेगा, विद्युत सामर्थ्य को नापेगा, मीन्स पावर को नापेगा। सो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें। अगर यहाँ पर किलोवाट घंटा होता तो वो किसको, विद्युत ऊर्जा को नापता, क्योंकि वो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक हो जाता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किलोवाट केवल लिखा है, वाट, किलोवाट, मेगावाट ये सब क्या है, पावर के यूनिट हैं, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर, बल्ब नहीं लिखा है बच्चों, ये बल्ब होगा, और यहाँ जहाँ पर आपके सामने जो दिख रहा है बच्चों 200 वोल्ट जो लिखा हुआ है ना, ये 240 होगा, इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। 240 वोल्ट और 60 वाट जो है बच्चों यहाँ पर अंकित है, लिखा गया है। इसका प्रतिरोध जो होगा वो हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमारे पास एक फार्मूला है, वो है बच्चों P = ध्यान दीजिएगा, उस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास जो है बच्चों वो है P = V²/R, ठीक है। तो हमें R निकालना है, तो R = बच्चों V² P हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि R जो है बच्चों किसके इक्वल है, V² के इक्वल है। R = V², का मतलब बच्चों कितना होगा, 240 × 240, ऐसा हमने यहाँ पर बताया। अपान में 60 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौके 24 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा 240 और गुणे में 4, गुणा करो, 4 0 0, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, 960 जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है बातें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 23 है। कह रहा है बिजली का घरेलू उपयोग के लिए मूल्य रुपया 2.30 प्रति यूनिट है। जो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट है, वो जो खर्च होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको यूनिट में नापा जाता है, और जो यूनिट है वो किलोवाट आवर होता है, माने किलोवाट घंटा होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहे हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो कहाँ पर यूज़ होता है, तो बच्चों फ्यूज़ में यूज़ होता है, क्योंकि उसी के कारण फ्यूज़ पिघल जाता है और घर के उपकरण बच जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों कह रहा है फ्यूज तार का गलनांक। फ्यूज़ तार का गलनांक कैसा होता है। फ्यूज़ घर में क्यों लगाया जाता है बच्चों, घर में कभी अधिक वोल्टेज आ जाए, घर में वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा आ जाने के कारण कभी कभी क्या होता है, घर में लगे हुए उपकरण ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए घर के बाहर जहाँ मेन बोर्ड होता है वहाँ पर फ्यूज़ लगाया जाता है। फ्यूज़ का काम होता है कि जब ज़्यादा वोल्टेज में करंट आए तो फ्यूज़ पिघल जाता है और घर के उपकरण को बचा लेता है। तो जाहिर सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तभी वो जल्दी पिघलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो होगा वो क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि फ्यूज़ तार का जो गलनांक होता है वो क्या होता है बच्चों, कितना होता है, कम होता है, मींस लो मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है। तो आपको यहाँ पर जो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, आशा करते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन करने चल रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को इनके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अब केमिस्ट्री की तरफ। ये बच्चों अब हम लोग अपने केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25 क्वेश्चन आप लोगों ने फिजिक्स के कंप्लीट कर लिया और आशा करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार याद दिला दें कि हमारा मिशन चल रहा है कि जान लगा दो या फिर जाने दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। तो बच्चों आप लोग जाने नहीं देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा बच्चों, परमाणु के नाभिक में होते हैं। जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, केवल प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो आपको सबको पता है कि सर परमाणु के नाभिक में उसके न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया।
परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित करने वाले साइंटिस्ट का नाम बेकेरल था। क्या था? बेकेरल था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उन दोनों का जो सम होता है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर, परमाणु संख्या मीन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु भार मीन्स एटॉमिक मास, डी मीन्स तुल्यांकी भार। ठीक है, क्या कहलाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। तो आपको पता है कि प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू होता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिक का आकार होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज कितनी होती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। तो पहला ऑप्शन है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, दूसरा है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। डी वाला ऑप्शन है बच्चों 10⁻10 सेंटीमीटर। सोचिए सोचिए कितना होता है, कितना होता है इसका आकार बच्चों, आप लोग सोचिए कितना होता है। तो आपको हम बता दें कि नाभिक का आकार जो न्यूक्लियस का शेप होता है बच्चों वो 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और आपको बताएं सभी के सभी क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहिएगा लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंट रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है, वो कौन है? अणु मीन्स मॉलिक्यूल, परमाणु मीन्स एटम, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कौन रह सकता है स्वतंत्र अवस्था में, ऐसा बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि अणु जो होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, वो स्वतंत्र अवस्था में बच्चों रह सकता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो बहुत ही आसान सा काम है बच्चों, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि जो परमाणु भार होता है वो बराबर होता है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या और धन किसके बच्चों? न्यूट्रॉन संख्या के। तो हम क्या करेंगे इसमें, नॉर्मली यही 39 में से 39 में से हमको 19 क्या कर देना है? घटा देना है। तो कितना मिल जाएगा भाई? यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, 20 मिलेगा। क्या माने न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी बच्चों कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता है बच्चों की परमाणु क्रमांक पर जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार बराबर होता है बच्चों किसके? प्रोटॉन के, और प्लस किसके? न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन को हम लोग परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो उसी कंसेप्ट से लग जाएगा। 39 में से 19 माइनस कर दीजिए, 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है। कैल्शियम परमाणु जो होता है उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है? आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो कितना होता है? 20 होता है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना प्रोटॉन होगा बच्चों, ठीक है ध्यान समझिएगा, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और ठीक है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी बच्चों वो बराबर होगी। जैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो बेटा, कैल्शियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक मीन्स उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 20 हो गई, दो चीज़ तो 20 हो गई। अब न्यूट्रॉन को पता करने के लिए एटॉमिक मास में से हमको 20 माइनस करना पड़ेगा। इसका एटॉमिक मास 40 होता है, तो 40 में से 20 माइनस करोगे तो 20 आएगा। इसका मतलब इसमें सब 20 हो जाएगा ना। इसमें जो होगा बच्चों सब 20 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है एक तत्व का परमाणु भार 45 था, परमाणु क्रमांक 21 है, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। तो जितना परमाणु क्रमांक है बच्चों उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी?
21 हो जाएगी नॉर्मली, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दें तो जो हमें बचेगा वो किसकी संख्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की। तो 45 में से 21 माइनस कर दो, 24 बचेगा। तो यही ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों आपका ये करेक्ट हो जाएगा, 21 और 24। क्लियर है बातें। तो ये 21 और 24 आपका बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर बराबर होता है। परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या के, नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या के, यस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के, नहीं, ये भी रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के, भी रॉन्ग है। परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मीन्स क्या भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। कह रहा है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। क्रोमियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हम लोग कहते हैं, वो कितना होगा। तो 2813 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होता है बच्चों। बहुत ही आसान चीज़ है, आपको पता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये पॉलिटेक्निक 2008 में बच्चों पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लो। यहाँ तक सारे वीडियो जिन बच्चों ने सभी के सभी क्वेश्चन को देखा है और समझा है वो जरूर बताइएगा कि आज मैंने आपको जो 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए वो आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, इसमें से कितने आपको आ रहे थे, जरूर शेयर करिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों, पूछा जा रहा है। जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, विलियम कुक्स ने। तो इसमें बच्चों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। आप याद करते हो ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे आप लोग याद करते हैं, वहाँ से आपको पता है कि जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की बच्चों खोज की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लिखा है परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। देखो ध्यान से, उसी क्वेश्चन को इसने घुमा दिया। जो नाभिक में नहीं होता, प्रोटॉन नाभिक में होता है, मीन्स न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन नाभिक में ही होता है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन तो होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो केवल इलेक्ट्रॉन ऐसा है अकेला जो उसमें नहीं होता है, न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कण का ऋण आवेश होता है, किस पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर। इनमें से कोई नहीं बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो नन ऑफ दिस, तो कोई करेक्ट होने का वो नहीं है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कैसा आवेश होता है भाई, ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इलेक्ट्रॉन की संगत मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हाइड्रोजन नाभिक का कितना भाग होता है। तो लगभग 1850, 1/1850वां भाग होता है बच्चों। आप लोगों को सिखाया गया 1/1850 पार्ट लगभग उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो होगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर सर कोई चार्ज होता है या नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है या नहीं होता है। नहीं सर, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, मीन्स ये क्या होता है, उदासीन होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है पूछा जा रहा है बच्चों। भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, एक मूलभूत कण है, धनावेशित कण है, यह सभी। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बच्चों प्रोटॉन जो है भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, एक मूलभूत कण भी है, धनावेशित कण भी है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मीन्स ये सभी, ऑल ऑफ एबव, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉन पता है बच्चों, 2n² फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन या स्वतंत्रता में रह सकता है, मीन्स स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इनमें से इसमें परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, इसकी आणविक संरचना का परमाणु व्यवस्था में प्रदर्शित करती है, उपरोक्त सभी। तो सबसे मेन यही है बच्चों की अणु जो होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। लिखा है परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी,
ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक नहीं, रदरफोर्ड ने की थी। उन्होंने अल्फा फाइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद है। उसी एक्सपेरिमेंट के जरिए रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो बच्चों, कितना होगा निकाल के बताइएगा आप लोग। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे, क्योंकि इस तरह के 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 को जरूर से जरूर सॉल्व करके इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या मुझे बताइएगा। ठीक है, जरूर से जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, करा CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे? 22 होंगे। आप समझ सकते हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 22 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। जितना परमाणु क्रमांक, जितना एटॉमिक नंबर है, उतने ही बच्चों उसमें क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। परमाणु संख्या की खोज, एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी पूछा जा रहा है बच्चों। चैडविक ने, मोजले ने, गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने। आपके लिए टास्क है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपके लिए टास्क है, आपको इसको कंप्लीट करके मुझे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार इतना है। ठीक है, ध्यान सुनो बच्चों, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32 है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि S2 में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको ही करना है, आप लोग करके हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 करा निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, उसकी संयोजकता कितनी है? 2 है, उसका परमाणु। निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। सिंपल सी बात है, उसकी सामान्य संयोजकता मतलब पहले ही ऑक्टेट की वो बात कर रहा है, तो उसमें सिंपल सी बात है 2 ही इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। स्टार्टिंग की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बच्चों, नहीं फिर से पढ़िए क्वेश्चन। निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ एक बार कि आप लोग इसका प्रयास करके मुझे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य संयोजकता और परमाणु क्रमांक में क्या रिलेशन होता है, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसको कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को, यहाँ पर 2 नहीं होगा, कौन सा होगा ये मैं अभी आपको ऑप्शन बता नहीं रहा हूँ, आपको करके मुझे बताना है कि निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता, जनरल वैलेंसी दी गई है 2 है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग करके बताइएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आशा करते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और सबको आप लोग प्रिपेयर कर देंगे और आपके माइंड में कोई डाउट अब नहीं आएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दिए गए टास्क को कंप्लीट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।